नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लगातार कवरेज आज तक पर। आज सर्वदलीय बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है। यह सर्वदलीय बैठक होगी वर्चुअल, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको तस्वीरों में दिख रही है। लद्दाख के आसमान में इस समय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। वहां पर सुखोई 30S और मिराज आपको दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही हेलीकॉप्टर्स भी वायुसेना के लगातार गश्त लगा रहे हैं। लड़ाकू विमानों का गश्त लगाना, वायुसेना अध्यक्ष का अचानक ही दौरा, इसी के साथ सामान सामग्री सब कुछ वहां पर पहुंचाया जा रहा है हाई अलर्ट सीमा पर। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी सीधा इस वक्त जुड़ रही है लद्दाख से। श्वेता, आपके जरिए जानना चाहेंगे कि परिस्थितियां इस वक्त किस तरह के संकेत दे रही हैं, क्योंकि देखिए रोहित, जब हम बात करते हैं इस तरह की तैयारी की तो ये बताता है कि चीन ने जिस तरह की धोखेबाजी की है पिछली बार, जब 5 जून को 6 जून को फैसला ले लिया गया था आपसी सहमति से कि दोनों ही सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी, डीएस्केलेट किया जाएगा परिस्थिति को, उसने धोखेबाजी की, हमारे सैनिकों पर हमला किया। ऐसी परिस्थिति में चीन पर भरोसा, बड़ा रिस्क मोल लेना होगा और इसीलिए आसमान में यह तैयारी, हर तरह की तैयारी, ऐसे संकेत देते हुए कि हिंदुस्तान चौकस है इस वक्त चीन को लेकर। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें लद्दाख के आसमान की तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दें कि वायुसेना चीफ पहुंच गए। उन्होंने दौरा किया लेह के एयरबेस पर। उन्होंने बाकायदे तैयारियों का जायजा लिया और केवल लेह नहीं, तमाम वो इलाके जहां जहां से वायुसेना को अलर्ट रहने की जरूरत है वहां पर अब अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। हलचल वहां पर तेज हो गई है, गतिविधि तेज हो गई है वायुसेना की। और केवल वायुसेना की नहीं, थल सेना की भी और नौसेना की गतिविधियां भी इस समय तेज हो गई हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लद्दाख के आसमान की तस्वीरें हैं, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। ये संदेश देने के लिए चीन को कि भारत कमर कस के पूरी तरह से तैयार खड़ा है। 15-16 की जून की रात जो हरकत चीन ने की उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी लद्दाख से रिपोर्ट दे रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो अनप्रोटेक्टेड रहे। आसमान की आंखें लगातार लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन पर हम हावी रहें। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा रूप उसके लिए भी थोड़ा नया नया सा लगता है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उसे भुला देगा। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। तो लड़ाकू आसमान में और इस वक्त आसमान में फायरिंग के जरिए शहीदों को नमन।
शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे शहीदों का, कहा था प्रधानमंत्री ने। सुनिए। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से सीधे जुड़ रही हैं। श्वेता, आज आपके पीछे के आसमान से एक संकेत दे रहा है हिंदुस्तान। जी अंजना, सही कह रही हैं आप। और जिस तरीके से भारत ने अपनी तैयारियां यहां पर कर रखी हैं, चीन में एक छटपटाहट हुई होगी इस समय, क्योंकि भारत के पास जितने फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं इस पूरे इलाके में अंजना, उतने चीन के पास इस सेक्टर को सपोर्ट करते हुए नहीं है। इस तरह के टेरेन में, यानी कि जो ऊंची पहाड़ियों वाले आप इस पूरे टेरेन को देख रहे हैं, इसमें बहुत ट्रिकी होता है फ्लाइंग। लेकिन भारतीय सेना तो सियाचिन में, भारतीय वायुसेना सियाचिन में भी जिस तरह से ऑपरेट करती है, वैसा किसी दूसरी वायुसेना के लिए पूरी दुनिया में संभव नहीं है। ये सारी चीजें चीन को इस समय समझ में भी आ रही होंगी कि एक तो ये ट्रिकी टेरेन, उस पर फ्लाई करने के लिए आपने वो विमान हासिल कर रखे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हम ले लें, जिनको रिकॉनेसांस के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है। रात के समय वो सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। अटैक की नौबत तो उस हिसाब से नहीं आएगी जब तक युद्ध का ऐलान न हो, युद्ध पर फैसला न हो। लेकिन अभी अगर वो उस सेक्टर में फ्लाई करते हैं अंजना, और उन्हें कोई भी मूवमेंट पूरे एलएसी पर नजर आती है कि चीन थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो सारी चीजें उनके पास दर्ज हो जाती हैं। वो बेस को रिपोर्ट बैक करते हैं और वहां से सीधे आप सेना की तरफ ये सूचना जाती है और फिर भारत एक्ट करता है। यानी जिस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की भी हम बात करते हैं कि सारे अंग जो सेना के हैं वो एक साथ समन्वय के साथ काम कर सकते हैं, वो जिसका युद्धाभ्यास भी हम इतने दिनों से कर रहे थे, अरुणाचल की सीमा से लगते हुए कर रहे थे, हम राजस्थान की रेगिस्तानी सीमाओं पर कर रहे थे, तो वो सारी चीजें अब यहां पर काम आ रही हैं। वो कोऑर्डिनेशन काम आ रहा है। वो विमान जो हमने हासिल किए हैं चिनूक से लेकर अपाचे तक, वो अब बहुत निर्णायक होंगे और कम से कम दुश्मन के दिमाग में, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो वॉरफेयर से पहले बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर चीन बहुत हद तक बैकफुट पर जाएगा इन सारी तस्वीरों को देखकर। जी बिल्कुल, और यही हम भी तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को तब से बता रहे हैं। चीन कई, आप समझिए, मोर्चों पर इस वक्त घिरा हुआ है। और अब जिस तरह से एक तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते, ट्रेड वॉर जो एक तरह से चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखें तो हिंदुस्तान के साथ उसने ये फ्रंट खोल दिया है। कोविड को लेकर वैसी ही उसकी बदनामी पूरे विश्व में हो चुकी है, चाहे वो कितना ही कालीन के नीचे से छिपाने की कोशिश करे। ऐसी परिस्थितियों में आज भारतीय सेना एक बहुत बड़ा संकेत देती हुई कि हम उस चीन के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हांगकांग में भी जिस तरह से वो सामना करते रहे हैं प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट का, उन सब को लेकर चीन घिरा हुआ, और ऐसे वक्त में ही हिंदुस्तान के लिए सही वक्त
है जब हम ये बता सके कि तुम्हारी धोखेबाजी के बाद ये मत समझना कि हम तुम्हारे दबाव में आएंगे। एलओसी पर किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है इस वक्त सेना। साफ संकेत, पाकिस्तान की चुनौती से निपटने को तैयार है सेना। किसी भी जब भी मिली भगत के बारे में चीन सोचता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और चीन की मिली भगत को लेकर हिंदुस्तान सतर्क है, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। सेना का एक बड़ा बयान है ये भी जो आ रहा है श्वेता, जिसमें वो कह रहे हैं कि एलओसी पर किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है सेना। यही संकेत आज वहां लद्दाख में भी वायुसेना अध्यक्ष के जाने, वहां पर लड़ाकू विमान के उड़ने और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर साफ सेना ने कह दिया। जी अंजना, क्योंकि देखिए जब ये सवाल उठाए गए थे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि क्या हम सोते रह गए और चीनी आगे तक आ गए हैं, उस समय भी मैंने कहा था, जिसे बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट भी किया, कि ये सवाल आप सेना पर से कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सैनिक हमारे लगातार तैनात है। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी खबर आ गई कि चीनी हमारी टेरिटरी में फला किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, तो आप सेना पर इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं, कैसे आक्षेप कर सकते हैं? सरकार से पूछिए जो उससे जुड़े हुए सवाल है, सरकार से पूछिए उनकी जो नाकामियां हैं। लेकिन जहां तक सेना का सवाल है, न तो पेट्रोलिंग में कोई चूक हुई है और न ही सरहद की निगहबानी में। इस समय भारतीय सेना जहां पर मौजूद है पारंपरिक तौर पर वहां रहती है, लेकिन चीन उस हिस्से में आगे बढ़ने की अगर कोशिश करता है, आपके पास यह आजादी नहीं रही है समझौतों के कारण कि आप गोलियां दागें, आप हाथापाई से ही, आप धक्का देकर ही, आप बोर्ड्स दिखाकर उन्हें अभी तक वापस भेजते रहे इतने दिनों में। इसी वजह से कई बार झड़प भी होती है। इस बार ये झड़प ऐसा रूप लेगी किसी को पता नहीं था। और आज जो सरकार से अपेक्षा है वो ये कि अगर चीन ने ये सोचे समझे तरीके से किया, क्योंकि शुरुआत उनकी तरफ से हुई, अगर सोचे समझे तरीके से किया था तो फिर ऐसा क्यों किया और अब चीन उसके बदले में क्या करेगा? चीन वापस क्यों नहीं अपनी, चूंकि बीच का हिस्सा बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि हम हमारी घर का बाउंड्री वॉल खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। लंबा हिस्सा एक नो मैन्स लैंड का होता है जहां पर कोई अपना हक नहीं रखता है, और दोनों सेनाएं अगर एक उसमें से ऐसी धूर्त और विश्वासघाती हो चीन की तरह कि उस हिस्से को धीरे धीरे अपने में मिला के या फिर अपने सिविलियंस को थोड़ा आगे भेज के उनकी रक्षा के बहाने अंदर घुसाना, ऐसी चीजों के लिए सेना तैयार नहीं रहती है। लेकिन अब जब खुलकर हो गया है, अब जब खुलकर आमना सामना है, तब भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना सब पूरी तरीके से तैनात है। आईटीबीपी जो है, जो आम दिनों शांति काल में भी यहां पर रहती है, उसकी भी टुकड़ियां पूरी तरीके से तैनात है। सब एक्लेमेटाइज्ड है। चीन भले ही अपने रीइंफोर्समेंट्स लगातार भेज रहा हो, अपनी संख्या को यहां पर बढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन हमारी संख्या भी यहां पर बढ़ती है। हमारे जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है कि वो इन फॉरवर्ड एरियाज में जल्दी न पहुंच पाए। वहां तक पहुंचने की पूरी उनकी व्यवस्था है। ये जरूर है कि चीन की तरफ सड़कों का जाल बेहतर है हिंदुस्तान से, लेकिन उस कमी को हमारी वायुसेना पूरा कर सकती है। Mi-17 V5 जो मीडियम हैवी हेलीकॉप्टर्स अपनी लोड कैपेसिटी के हिसाब से जाने जाते हैं, और ये चिनूक जो डबल रोटर हम देखते हैं, जो अमेरिका जिस पर बहुत अभी तक गुरूर करता था लेकिन उसे हमने हासिल किया है, वो सारी चीजें हमारी भी उस मोबिलिटी को बढ़ा रही हैं। इसीलिए अगर सेना अपनी तरफ से ये कह रही है, हम तो उम्मीद करते हैं कभी उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि सवाल इतने सारे उठ जाते हैं इसीलिए उन्हें ये कहने की भी जरूरत पड़ रही है। वरना जमीन पर तो चीन को एहसास है ही कि भारतीय सेना तैयार है पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, फिलहाल वहां से ये तस्वीर दिखाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। अब जरा दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा ले लिया जाए, जहां ऑल पार्टी मीटिंग के लिए यहां भी सेनाओं ने कमर कस लिए। संबित पात्रा हमारे साथ आ गए हैं, रोहन गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ आ गए हैं, अनुराग भदौरिया इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ आ गए हैं, जिनके लिए बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि चीन को तो सही मायने में किसी ने समझा तो नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं समझा था, ना उनके पहले ना उनके बाद कोई समझ पाया। लेकिन संबित पात्रा, आसमान में लद्दाख में इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सुखोई, मिराज, सबकी झलक वहां पर दिख रही है। ये किसको दिखा रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियों को या चीन को? रोहित जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि ये बहुत गलत सवाल है और गलत तरीके से पूछा हुआ सवाल है। ये हिंदुस्तान की सेना की जहाजें उड़ रही हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ये राजनीतिक पार्टियों को दिखाने के लिए उड़ा रहे हैं या चीन के लिए उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रश्न का, दिस क्वेश्चन डज नॉट मेरिट एन आंसर, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल लगते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। रोहित भाई, मैं इनकार करता हूं, और आपके ऊपर तो आरोप भी यही लगता है कि आप तो विपक्ष के किसी भी नेता का, किसी भी पत्रकार का कोई भी सवाल इस लायक समझते नहीं कि उसको जवाब दिया जाए। रोहित भाई, इसी आरोप की वजह से आज आपको ऑल पार्टी बुलानी पड़ रही है सर।
रोहित भाई, आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो भारत की सेना वहां जहाज उड़ा रही है, ये पत्रकारों को दिखाने आप तो के लिए रोज ये पत्रकारों को नहीं सर, राजनीतिक पार्टियों को मैं पहले कह रहा हूं। भाई मैं कंप्लीट आप कर लूं, तो प्लीज बहुत तंज वाले नेता माने जाते प्लीज हैं, कंप्लीट। तंज नहीं समझ पाए आप मैं भी। बहुत बुरा हूं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। रोहित भाई, आपका सवाल था, पहला सवाल था कि ये जो जहाज उड़ाए जा रहे, इतनी बढ़िया तरीके से श्वेता सिंह ने वहां से रिपोर्टिंग की, पूरा साइंटिफिकली समझाया। फिर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, मेरे से सवाल था कि ये जो जहाज उड़ा रही है भारत, वो किसको दिखाने के लिए उड़ा रही है? राजनीतिक पार्टियों को दिखाने के लिए उड़ा रही है या चाइना को दिखाने के लिए उड़ा रही है? क्या आपको इसका उत्तर पता नहीं है रोहित जी? और ये इस पूरे विषय की संगीनता को भी हम नहीं जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इशू है। हम तो राजनीतिक पार्टियों के उत्तर पहले से पता रहते हैं कि आप लोग क्या देंगे। नहीं रोहित जी, फिर भी उनके जवाब आपके मुंह से सुनने होते हैं ना डॉक्टर साहब। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पसंद करता हूं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं डॉक्टर साहब, मगर मैं इस क्वेश्चन का उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं। जनता देख रही है, जनता डिसाइड नहीं मसला ये है, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। शाम 5 बजे से चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक है, इसमें 17 पार्टियों को न्योता है और पीएम मोदी इन 17 दलों के नेताओं से बात करेंगे। हालांकि नाराजगियों का इजहार शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और आरजेडी दोनों ने नाराजगी का इजहार कर दिया है कि हमें इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया, और संबित पात्रा इस बात से नाराज हैं कि हमने ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। बहरहाल हिमांशु आ गए। अंजना, आप सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं संबित जी के पास जाऊंगी सवाल लेकर, तब अन्य मेहमानों के पास भी। जल्दी से हिमांशु से एक अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, नाराजगी ऐसी पार्टियों के जिनके पास 5 से कम सांसद हैं, लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि आज भारत इस बैठक के जरिए ये संदेश देगा कि हम एक आवाज में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए सबकी राय भी ली जाए, और जो पारदर्शिता की कमी का आरोप लग रहा था, वो फेस टू फेस पीएम सीधे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं अंजना कि ये बात सही है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। आप याद कीजिए कि पुलवामा की घटना हुई थी, उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई थी, और उसके बाद ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सीसीएस की बैठक के बाद ये घोषणा की थी सरकार ने कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। और सरकार ने अब फिर से, जब चीन के साथ सीमा पर विवाद बढ़ चुका है, तनाव पूरी तरीके से सबको दिखाई दे रहा है, उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और ये बात जरूर है कि जिन पार्टियों के 5 सांसद है उन्हीं को बुलाया गया है। इससे पहले भी इस तरीके की मीटिंगें होती रही हैं जिसमें 5 से कम सांसदों वाली पार्टियों को नहीं बुलाया गया। आप याद कीजिए, कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की जब बैठक बुलाई थी, तो उसमें भी यही नियम रखा था कि 5 से कम जिन पार्टियों के सांसद है उनको प्रधानमंत्री के साथ वो बैठक के अंदर शामिल नहीं हो सकते थे। अब अगर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो, और उसमें भी यही नियम लगाया, तो उसमें किसी को नाराज होने की तो शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो कोविड को लेकर बैठक बुलाई थी उसमें भी ये होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा की घटना के बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके अंदर सभी पार्टियों ने मिलकर एक साथ कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को जो एक्शन लेना है वो ले, और सरकार जो है रणनीति के तहत जो है एक्शन लेती है। उसके बाद दिखी थी, और बालाकोट की घटना हुई थी, एयर स्ट्राइक की थी। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले इसी घटना के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करे थे, उन्होंने कहा था कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और यही वाक्य उन्होंने जो है पुलवामा की घटना के बाद भी कहा था, उरी की घटना के बाद भी कहा था। और दोनों घटनाओं के बाद जो सरकार ने एक्शन लिया था वो देश जानता है, सब जानते हैं। लेकिन ये देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये वाक्य बोला है। अब इसके बाद सरकार किस तरीके का रुख अख्तियार करती है, क्योंकि 3 स्तर पर जो है सरकार जो है वो चाइना को घेर रही है। ग्राउंड पे तो सेना लड़ती नजर आ रही है, भारत की सेना। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर सरकार लड़ने की पूरी तरीके से चाइना को एक्सपोज करना चाहती है। तीसरा, अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहती है सरकार ने। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कदम ली है बीएसएनएल के रिवाइवल में, वो 4G का जो पूरा रिवाइव करेगी, उसके अंदर जो है चाइना के किसी भी कंपनी को बिडिंग नहीं होगी। और ये भी कहा है कि पब्लिक ऑपरेटर्स जो हैं वो चाइना से बने हुए उपकरणों का यूज ना करे। और तमाम मंत्रालय जो हैं लगातार एक के बाद एक चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आए, तमाम ऐसी पार्टियां, हिमांशु, तमाम ऐसी पार्टियां जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं, ज्यादातर की हामी हो चुकी है बैठक में शामिल होने के लिए। दिलचस्प होगा देखना क्या कुछ निकलता है। और भी जैसे कोई अपडेट आए हम आपके पास आएंगे। संबित पात्रा जी, विपक्ष की 2 बड़ी शिकायतें हैं। उनका कहना है कि एक तो ये सर्वदलीय वाला, जिस पर जीवीएल साहब आपके पहले भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन बहुत देर कर दी आने में।
सवाल यह है कि जिस तरह की पारदर्शिता की कमी विपक्ष दिखा रहा है, क्या उसी की वजह से आज पीएम ने यह बैठक बुलाई है ताकि कम से कम यह शिकायत खत्म हो? आप रोज सामने आकर कहते हैं कि डीएस्केलेट करें राहुल गांधी, जो उन्होंने सरकार पर लड़ाई छेड़ दी है। जवाब दीजिए। देखिए, दो चीजें हैं। पहला प्रश्न आपका था कि क्या मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में देरी कर दी? बिल्कुल नहीं। मैं बार बार भी कह चुका हूं, और याद करिए जब डोकलाम का 73 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ था, पहले इंडिया किस प्रकार से बिल्कुल जो काउचिंग टाइगर वाला एक पोजीशन रहता है, इंडिया ने वो पोजीशन लिया था, और उस पोजीशन के कारण, अपने संयम के कारण, अपने संकल्प के कारण अंततः 73 डेज के बाद इंडिया को एक बड़ी जीत मिली। पूरे विश्व ने कहा कि जहां चाइना रोज बोलता था और ब्रीफिंग करता था, वही चाइना को मुंह की खानी पड़ी, और इंडिया अपने साइलेंस के कारण जीत गया। और 14 पार्टियों को घर पे बुला के आदरणीय राजनाथ जी ने, सुषमा जी ने और अरुण जेटली जी ने ब्रीफ किया था। हर कुछ सामरिक विषयों में और नेशनल सिक्योरिटी के विषय में समय पर होता है, समय से पहले करना वो फेल्योर होता है। आज भी आप देखिए, जिस संयम के साथ और जिस संकल्प के साथ पहली बार मेरे लिविंग मेमोरी में, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर मेरे लिविंग मेमोरी में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बिना शब्दों को काटते हुए, मिन्स करते हुए स्पष्टतः कहा, हमारे संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करोगे, हमें उकसाओगे तो कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन होगा। और वो शक्ति प्रदर्शन आप अभी हमारे आसमान पे भी देख रहे हैं। जिस विषय में मुझे सवाल पूछा गया कि क्या हम राजनीतिक पार्टियों को दिखाने के लिए वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर छाती चौड़ी करके बोल रहा हूँ, हमारे ये विमान राजनीतिक पार्टियों के भी हैं, यहाँ पर सभी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हम हो सकता है अभी तू मैं करेंगे, ये विमान उनके भी हैं, सवाल पर आ रहा हूं, मेरे हैं ये उनके भी हैं, इसके बावजूद मिलकर चाइना को दिखा रहे हैं। अगर हम चाइना को दिखा रहे हैं तो इसके बावजूद हर शाम राजनीतिक पार्टियां सारी की सारी जो ये कहती हैं कि नहीं हम सब तो साथ हैं, एक दूसरे पर बंदूक के ताने क्यों नजर आ रही हैं? वो भी ये जानते हुए कि सीमा पर तनाव खत्म नहीं हुआ, अभी स्थिति वैसी की वैसी है। देखिए रोहित जी, आप सोचिए जरा परिस्थिति हिंदुस्तान में कैसी है। कोरोना चल रहा है, कितने लोग, देखिए राघव भाई भी आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी स्थिति में कुछ बिगड़ाव आया है, हम सब प्रार्थना करते हैं। कितने देश में खराब स्थिति है, चाइना की स्थिति आप देख ही रहे हैं। ऐसे में रोज शाम टीवी ऑन करते ही हम ये 5 लोग नजर आ जाएंगे, वही फिक्स 5-7 लोग हैं। हम आके तू ऐसा नहीं, तुमने नहीं किया, मोदी सोया हुआ था, वो छुपा हुआ है, वो क्यों नहीं बिल से निकला। आप बताइए ऐसा होना चाहिए? या हम सब पढ़े लिखे लोग, इतने संस्कारवान लोग, आज अभी 5 बजे शुरू हो जाएगी ऑल पार्टी मीटिंग, और यहाँ ऑल पार्टी के लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के गले पे खंजर घोंपने के लिए। ये होना चाहिए क्या? हम क्यों चाइना को ये जहाज उड़ा के हम राजनीतिक पार्टियों को क्यों दिखाएंगे? आपको क्या लगता है मोदी जी फोन करेंगे आर्मी के चीफ को और नेवी और एयरपोर्ट के चीफ को, दो जहाज उड़ा देना आकाश पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नाराज है, वो जहाज देखेगी तो खुश हो जाएगी? हम इतने छोटे सोच के लोग हैं क्या? ये देश इतनी छोटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, कुछ क्राइटेरिया है उन मीटिंग के, वो क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूं किन क्राइटेरिया के आधार पे हो रहा है। फॉर गॉड सेक इस पे राजनीति ना करिए। पहला, एनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है, और देश में 8 ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनका नाम भी मैं बता देता हूं। बीजेपी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, सीपीआईएम और सीपीआई, एनसीपी और एनपीपी जो मणिपुर की नेशनल पीपल्स पार्टी है। ये 8 रिकॉग्नाइज पार्टी है, और ये हमने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है, इलेक्शन कमीशन ने 3 क्राइटेरिया के आधार पर रिकॉग्नाइजेशन दिया है। दूसरा विषय है कि ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज विद मोर देन 5 लोकसभा एमपी, जिनके पास लोकसभा या राज्यसभा मिला करके 5 से अधिक एमपी होंगे उनके, या ऑल लीडिंग पार्टीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट के आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पूरा विषय नॉर्थ ईस्ट को लेकर है, तो वहां की सभी पार्टियां जो लीडिंग है। और अंततः एनी पॉलिटिकल पार्टी विद अ यूनियन मिनिस्टर। हो सकता है आपके 2 सदस्य हो, किंतु आपके पार्टी से कोई यूनियन मिनिस्टर होगा तो आप इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये क्राइटेरिया है। अभी आप बोलेंगे कि सभी को इंक्लूड करो, तो फिर तो पार्लियामेंट सेशन में ही हो पाएगा ना, क्योंकि कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी हैं, कुछ के केवल 2 सदस्य हैं। और आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। ये तय करना आपका अधिकार है, आप कितने लोगों को बुलाना चाहते हैं, कितनों को नहीं बुलाना चाहते। और जिन राजनीतिक पार्टियों का आपने अभी कहा कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये फाइटर जेट उड़ रहे हैं, उन्हीं में से 2-3 ने नाराजगी जताई है। सर, ये नाराजगी कोई मेरी नहीं है कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया या इनको बैठाया क्यों नहीं उस विंडो में। राघव चड्ढा आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि संजय सिंह ने ऐसा गर्म, ऐसा नाराज होने वाला बयान क्यों दिया जिससे एक ऐसी तस्वीर पेश हो कि भारत की राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं है। राघव चड्ढा बोलिए, फिर रोहन गुप्ता आपके पास भी आ रहा हूं। बोलिए राघव चड्ढा। रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे शूरवीर सैनिक व सैनिक अफसर
जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक आवाज में, एक स्वर में ये कहना चाहूंगा कि 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है और केंद्र में बैठी सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये हमारा कोई निजी मसला, कोई इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। ये एक ऐसे देश से हमारा मसला है जो पिछले कुछ दिनों से बर्बरता से और जिस निर्दयी तरीके से हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है उसको जवाब देने की बात है। और यह कूटनीति से नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिशोध की आग में पूरा देश जल रहा है और देश सेना के साथ खड़ा है और सरकार को कह रहा है कि चीन को चीन की आवाज में ही, उनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। जहां तक ऑल पार्टी मीटिंग की सर्वदलीय बैठक की बात आप कर रहे हैं, हाँ, इसमें हमारे मन में थोड़ी सी एक पीड़ा ये जरूर है कि हमारी पार्टी को इस काबिल नहीं समझा गया कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार 3 बार दिल्ली की जनता की पहली पसंद बन के उभरे और 3 बार मुख्यमंत्री बने। हम पंजाब में मुख्य विपक्ष की भूमिका में 4 हमारे सांसद हैं, नहीं फिर भी न जाने क्यों कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हो सकता है राजनीतिक मतभेद के कारण या कोई और कारणवश, हमें उस बैठक में नहीं बुलाया, हमें विश्वास में नहीं लिया गया। और जो अभी उन्होंने जो बात बताई दिया जा रहा है, उससे पहले जरा असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ राघव जी, ये खबर इस वक्त आ रही है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए चीन पर सर्वदलीय बैठक में AIMIM को न्योता नहीं है, चीन पर सरकार सही जवाब दे, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने ट्वीट भी किया है, देश जानना चाहता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। यानी ऐसी तमाम पार्टियां जो इस बैठक में नहीं बुलाई गई हैं, वो अब अपनी आवाज सामने रख रही हैं कि आखिर पूरा देश स्थिति स्पष्टता के साथ जानना चाहता है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो उन्होंने ट्वीट भी किया है और चिट्ठी में PMO इंडिया को सीधे लिखते हुए उन्होंने कहा है कि हर हाल में अगर हमारे जमीन का हिस्सा चीनी सेना ने कब्जा किया है तो उसे वापस लेना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और बदला होगा हमारे शहीदों की शहादत का। तो राघव चड्ढा, संबित पात्रा ने आपको बता तो दिया क्राइटेरिया भी कि किस क्राइटेरिया के तहत लोगों को बुलाया गया है। देखिए, क्राइटेरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया, रोहित जी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अब तो मुझे भी काफी समय हो गया राजनीति में, कि इस प्रकार से बनाया गया कि वही 4-5 पार्टियां जिनको ये नहीं चाहते उस बैठक में आए, वो ना आए। अब अपना दल जिसके मात्र 2 सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल है, TDP जिसके मात्र 4 सांसद हैं वो बैठक में शामिल है, श्रोमणी अकाली दल जिसके 2 सांसद हैं वो बैठक में शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका मात्र 1 सांसद है वो भी बैठक में शामिल है, CPI जिसका एक प्रकार से नामो निशान इस देश से मिटता जा रहा है, जिसके मात्र 2 सांसद है, उसको भी बैठक में शामिल किया गया है। तो न जाने क्यों एक ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल और अरविंद केजरीवाल जी जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के एक समय लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार चला रहे हैं, पंजाब में मुख्य विपक्ष की भूमिका में 4 हमारे सांसद हैं, हमें नहीं बुलाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो सवाल हमारे मन में है या हम चाहते हैं कि सरकार हमें भी विश्वास में ले, ये 5 बजे या 6 बजे की बहस पे तय नहीं हो सकता है। ये तो 2 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष जब आपस में चर्चा करेंगे और देश को आप इकट्ठा समझेंगे। आज आपने मुझे नहीं भी बुलाया, हमारी पार्टी को नहीं भी बुलाया, फिर भी मैं कहना चाहता हूं हमारी पूरी पार्टी और दिल्ली की जनता और 130 करोड़ का देश आपके साथ खड़ा है। और ठीक है, संबित जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए। हमें बदला जो मकसद था, संबित जी, जो मकसद था इस सर्वदलीय बैठक का, वही टूट रहा है। विश्वास में सबको लेना, एक सुर में बोलना। सुनिए अंजना जी, मैं इसका एक साइंटिफिक जवाब देता हूं क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि किसी के 2 सदस्य हैं उनको बुला लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुला लिया, आपने TDP को बुला लिया। देखिए, नेशनल पार्टी कौन होंगी? वो जो 8 नेशनल पार्टी का नाम मैंने लिया, या जो पार्टी इसके मिनिस्टर, 8 नेशनल पार्टी की क्राइटेरिया होता है, 3 क्राइटेरिया है, वो भी आप पढ़ लीजिए, मैं समय उस पर व्यर्थ नहीं कर रहा हूं। कितना परसेंटेज वोट में पूरे देश में मिलने से जाके आप नेशनल पार्टी बनते हैं, ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की होती है। दूसरी बात है, आपके अगर 5 भी सदस्य हैं, 4 भी सदस्य हैं, आपका कोई यूनियन मिनिस्टर है, तो ये क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया याद करिए, जब कोरोना की बैठक कैसा क्राइटेरिया है रोहित जी? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कैसा क्राइटेरिया? देखिए, वो कैसा क्राइटेरिया बता तो रहा। और देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा षड्यंत्र करके 2-3 पार्टियों को अलग करने के लिए, मतलब अभी हम चाइना से निपटे कि ये षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी, मतलब ये आम आदमी पार्टी और ये असदुद्दीन ओवैसी ऐसी कौन सी चीज है कि इनसे निपटने की आवश्यकता आन पड़ी हमको?
और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, निपटने की बात ही नहीं है, हम तो आपके साथ एक सेकंड अंजना जी, अगर हम सब एक साथ एक के ऊपर एक बोलेंगे तो मुझे लगता है राघव जी मैं आऊंगी, राघव जी मैं आऊंगी, अन्य मेहमान भी कई हैं, सिर्फ बीजेपी वर्सेस, एक सेकंड प्लीज सब लोग जल्दी से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कंप्लीट कीजिए। देखिए राघव जी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ रहा है, और आप में से हर कोई कह रहा है हम देश के साथ खड़े हैं, हम आर्मी के साथ खड़े हैं, मगर खड़े हुए नजर भी तो आइए। आप तो खड़े हुए नजर नहीं आते हैं, सिर्फ खड़े हुए बोलने से कोई खड़ा हुआ नहीं होता। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है, मगर क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, ये हमारी गलती नहीं। संबित जी, एक बात आप लगातार कहते रहे कि इतनी परिस्थिति में अगर राहुल गांधी को जवाब चाहिए था तो ट्वीट करने के बजाय फोन कर लेते, फोन करके पूछ लेते। हम भी आपसे कह रहे हैं, अगर इस तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं तो बजाय टीवी के आपस में फोन पे बातचीत करके बड़ी पार्टियों में इसको दूर कर सकते हैं। चलिए मैं चूंकि मेरे से सवाल पूछ लिया है, चूंकि पूछ लिया है, अच्छा किया आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया सर, और हम आगे भी चाहेंगे कि आप, चूंकि रोहित जी, चूंकि आपने पूछ ही लिया है तो 5 सेकंड ही ज्यादा, मैं जानता हूं सभी लोग वेट कर रहे हैं, रोहन भाई भी वेट कर रहे हैं। रोहन भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रोहित भाई, एक क्राइटेरिया लेट डाउन हो गया है, अगर क्राइटेरिया को कोई समझ नहीं पाता है तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, भदौरिया साहब भी बड़े नाराज हो रहे हैं और हमारे साथ वाजपेयी जी भी है। एक सेकंड, रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी कौन सी सबसे बड़ी चिंता आज उस मंच पर उठाने वाली है? लगातार हमने देखा है जो आप लोगों ने कहा है, लेकिन सेना ने भी उस पर स्पष्टता जाहिर की है और विदेश के विदेश मंत्री ने भी। अंजना जी, बहुत स्पष्टताएं हो गई, बहुत बदले की बात हो गई। अब नहीं देखा जाता है कि देश के सैनिकों का जो खून बहता है, अब नहीं देखा जाता है। पिछले 45 दिन से ज्यादा समय से सब लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार को कि प्लीज बताइए कि सरहदों पे क्या हो रहा है, क्या चीन हमारी सरहद के अंदर आया है, क्या हाल है। बिल्कुल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी जो नजर है, जब चीन की नजर लद्दाख पे थी, उनकी नजर राज्यसभा चुनाव पे थी, उनकी नजर बिहार में चुनाव प्रचार में थी। ये सरकार की जो प्राथमिकता है, उसके कारण जो देश को जो चोट पहुंची है, अंजना जी, मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा, ये ऐसी चोट है, इस दिल पे चोट लगी है, अब ये चोट देश सहन नहीं कर सकता है। कब तक आप बदले की बात करेंगे? प्रधानमंत्री बोलते हैं उकसाना, अरे हमारे 20 जवानों को बर्बरता से मार दिया, उससे ज्यादा क्या उकसाने की आप बात कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। और अभी आपकी ही एक चैनल है तक, उसने एक वीडियो जवान के पिता का वीडियो दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे जवान, मेरे लड़के का फोन आया कि हम लोग निहत्थे थे और वो लोग 2000 लोग थे, करीब हम 250 लोग थे, क्या जवाब देंगे? यही प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, वही बोलते हैं कागज लेके आए थे कि अरे वहां पे तो आम नहीं ले जा सकते। अरे लानत है, हमारे जवान मरते रहेंगे, आप बोलेंगे कि उनके हम हथियार नहीं देंगे? आपके मंत्री बोलते हैं कि उनके पास हथियार थे। किस प्रकार की सरकार है अंजना जी? अगर आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि देश के सामने हकीकत को लाया जाए, और आज अब लग रहा है कि उनकी सिचुएशन नहीं संभल रही है, आज मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर यही मीटिंग अगर 40 दिन पहले होती, यही बात अपने सुन ली होती, शायद हम हमारे शहीद जो जवान हुए उनकी जान बच सकती थी। उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, और देश जब पूरा तनाव में है, ये भाजपा वाले चुनाव में है, ये आज देश की अरविंद वाजपेयी जी, और मुझे पता है संबित जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन क्या वाकई सरकार अन्य चीजों में व्यस्त थी और चीन को लेकर जो 40 दिनों से हर कोई सवाल पूछ रहा था, उस पर ठीक से ध्यान न देना इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बना? इन सब बातों का जवाब हमारे प्रधानमंत्री दे चुके हैं, और वो एक बयान में छुपा हुआ है उनका बयान, जो सार्वजनिक तौर से उन्होंने टीवी पे भी कहा है कि भारतीय सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। याद करिए, पुलवामा के टाइम में भी यही हुआ था, तब भी उनका ये बयान था, और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई। तो जरा सब्र रखें, कौन दुश्मन है, किस तरह से घेरा जाएगा, किस तरह से बदला लिया जाएगा, किस तरह से कूटनीति की जाए, जरा ये इतनी जल्दी ना मचाइए इसमें कि हमको एकदम जाके हम अटैक कर दें। ये मामले ऐसे नहीं होते। आप भी 70 साल सरकार में थे, कितनी बार चाइना ने अटैक किया, कितनी बार हमारी जमीन कब्जाई, हम लोग तो ऐसे कभी नहीं बोलते। थोड़ा संयम रखते हैं। देखिए, ये चीन के साथ हमको बदला लेना है, नहीं लेना है, किस तरह से आगे चलना है, ये सर्वदलीय बैठक अभी आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद होगी, वहां पे जवाब आएंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि सर्वदलीय बैठक में जो बातें ये करते हैं, वहां कुछ कहते हैं और बाहर आके कुछ कहते हैं प्रेस में, तो ये दोगला चरित्र भी नहीं होना चाहिए। जो बात वहां कहेंगे वही बात आके जनता को भी बताइए। इस तरह की जो राजनीति आप करने लगते हैं हर वक्त, ये रोहन गुप्ता जी कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए ठीक नहीं है। ये संकट है हमारे ऊपर, ये भी संकट है। कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है,
और इधर से चाइना ने विश्वासघात किया है, ये तो सभी कहेंगे इस बात को। 14 देशों से सीमाएं लगती है उनकी, किसी के साथ नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा एक सेकंड भदौरिया साहब, झगड़ा नहीं ना। रोहन जी और देखिए इस वक्त भी तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, चिताएं पहुंच रही हैं हमारे शहीदों की और उनके घर वाले भी, जितने लोग देश भर में हैं, जब इन तस्वीरों के साथ इस तरह की तू मैं देखते हैं कितने आहत होते होंगे। देखिए तिरंगा लिए गांव के गांव, शहर के शहर लोग अपने शहीदों के पार्थिव शरीर के आगे आगे चल रहे हैं, ये कहते हुए कि ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, हमें हमारे शहीदों पर नाज है। आज देश को एकजुट होकर एक आवाज में आगे बढ़ना है, यही सभी को इस वक्त सबकी चिंता है और यही सब चाह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बताता है कैसे छोटे शहरों से, छोटे गांवों से आए हुए लोग देश की सरहदों के निगहबान बने, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं इस देश की रक्षा के लिए। ऐसे वक्त पर विपक्ष का भी काम उतना ही जरूरी है कि वो सतर्क रखे सरकार को, और सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परिस्थितियों पर पारदर्शिता पूरे देश के साथ रखें। भदौरिया साहब जल्दी से कमेंट आपसे, आज सबसे बड़ी चिंता है जो इस बैठक में सामने रखी जाए। भदौरिया साहब। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे जो 20 जवान शहीद हुए उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी, तो आपने देखा होगा नेताजी, आदरणीय नेताजी ने तो पार्लियामेंट में 2017 में बोला था, जो पात्रा जी पटर कर रहे थे उस समय, अगर आपने बात मान ली होती तो हमारे जवान शहीद नहीं होते। तब आप क्यों नहीं मानते हो? जब विपक्ष उसमें कह रहा था कि नहीं, हमारा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा देश, हमारा चाइना है, चाइना से संभल के रहना है, चाइना से दोस्ती मत करना, चाइना पे भरोसा मत करना, तब तो नहीं क्या क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे जमीन से नहीं, हमारे जवान शहीद होंगे और आप यहाँ राजनीति करेंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, आप विपक्ष की बात मानते नहीं, जब विपक्ष बोलता है तब आप सुनते नहीं है, तब आप विपक्ष की बात को मानेंगे नहीं, और उसके बाद जब हमारे जवान शहीद हो जाएंगे तब आप यहाँ पे आके आंसू बहाने आ जाएंगे, नहीं चलेगा। कौन जिम्मेदार लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? 20 जवान जो शहीद हुए, जब आपको आगाह किया गया था क्यों नहीं आगाह होते? क्यों आप उनसे मित्रता की दोस्ती बढ़ा रहे थे? क्यों यहाँ झूला झुला रहे थे? क्यों आप 18 बार उनसे मिले? क्यों 5 बार आप गए उनसे? नहीं मिलना चाहिए था उनसे। जब विपक्ष कह रहा था मत मिलो तो क्यों मिल रहे थे आप उनसे? जब विपक्ष आपको बता रहा था कि दुश्मन है, विपक्ष कह रहा था मत मिलो इनसे। रक्षा मंत्री रहे हैं, हम लोग देश के नागरिक हैं, आप जता रहे थे मत दो, धोखा देगा, मैं समझ सकता हूं, तो धोखा दिया। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, भरे बैठे होंगे, मैं समझ सकता हूं इस बात को। और आज आप कहोगे नहीं, आपने सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मायावती से पूछ के फैसले लेते थे या करते थे क्या कुछ भी? जो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब चीन गए प्रधानमंत्री के तौर पे या शी जिनपिंग से मिले तो विपक्ष से पूछ के मिलना चाहिए था या बात करनी चाहिए थी? या आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है आप आ गए हैं तो कुछ भी बोल देना है? हमारा दुश्मन है, दुश्मन है तो आपकी कूटनीति अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, फिर आप इतने सक्षम होने चाहिए कि विदेश के जो आपने विदेश नीति अपनाई है तो आपके साथ लोग खड़े होने चाहिए। आज नमस्ते ट्रंप को फोन करना चाहिए था कि चाइना ने गलत किया आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, जिनके साथ आप रोज आपके दोस्त हैं, तो आपको इजराइल से राष्ट्रपति को फोन करना चाहिए था, जहां से आप हथियार खरीद रहे हैं, चीन ने गलत किया तो जापान को भी फोन करना चाहिए था कि आप वहां से बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं। तो हमें नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, इसके मतलब कहीं तो विदेश नीति, अंजना जी अगर हो गया हो इनके विदेश नीति में फेलियर है। हाँ ठीक है भदौरिया साहब, आपने सवाल उठाए, अब जवाब भी सुनिए। माइक पॉम्पियो कौन है, माइक पॉम्पियो ने क्या लिखा है, ये सब भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को पता होगा। किस प्रकार की भाषा की सरकार और हम लोग सब पटर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आपको लगता है कि हिंदुस्तान असक्षम है? और क्या? देखिए जब सर आप इतना अच्छी तरह मैं अंजना जी इंतजार करता हूं, तकलीफ नहीं होती कि जवान शहीद हो रहे हैं, 20 जवान शहीद हो गए और आप यहाँ पे विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं। पहले ये देश को पूरा संबोधित करते फिर मैं आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से देखिए आपकी बातों में धार है, हो सकती है, लेकिन भाषा में संयम हर किसी को रखना चाहिए। सामने होगा तो हम ठीक है, आपके एक साथ खड़े होंगे। हो गया सर, हो गया, प्लीज बारी बारी से देखिए, एक सहज बहस कीजिए। संबित पात्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो वो कह रहे हैं मुद्दों पर जवाब। थोड़ा अंजना जी मैं धैर्यपूर्ण जवाब दूंगा। जल्दी से अगर 5 लोग सवाल पूछेंगे मैं कोई जल्दी जवाब नहीं दूंगा। और ये बार बार जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मैं एक निवेदन करता हूं, प्लीज खड़े मत होइए। अगर ऐसे खड़े होना है तो प्लीज बैठ जाइए, आपका खड़े होने से बैठना ही अच्छा होगा।
इस प्रकार कौन कहा प्रधानमंत्री अगर ऐसे आपको विदेश नीति करनी है तो आप विदेश नीति मत कीजिए ऐसी जिससे हमारे जवान शहीद होते हैं। आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ऐसा देश को मत चलाइए जहां हमारे जवान शहीद होते रहे और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। आपके 2014 के पहले भदौरिया जी, ये थिएट्रिक्स टीवी के लिए या अखिलेश यादव भी ऑल पार्टी में ऐसे ही बोलेंगे अगर उनको बुलाया जाए? अच्छा नहीं लगेगा। ये थिएट्रिक्स टीवी के लिए रखी रहती है या अखिलेश जी जब जाएंगे इतने गुस्से में होंगे और वैसी बात करेंगे वहां भी प्रधानमंत्री से? देखिए रोहित भाई, बिल्कुल, जिसके देश के 20 जवान शहीद होंगे तो गुस्सा राजनी आएगा, क्योंकि हमारे फादर 1962 की लड़ाई लड़ चुके हैं तो हमें दर्द होता है, हमें जानता है कि कैसे जो लोग शहीद होते हैं उनका दर्द क्या होता है। ठीक है भदौरिया जी, तो अब सुनना, उनकी बात को सुनना है या आप ही का चालू रखवाएं? बता दीजिए तो फिर मैं उनको बोल देता हूं कि इनका ही चालू रहना, आप रहने दीजिए। बात को सुनना, लेकिन आप रोहित जी जानते हैं देखिए क्या है ना भदौरिया जी, बात यह है कि आपके मेरे भाषण देने से, आपके मेरे भाषण देने से सरहद पर क्या होना है वो तय नहीं होगा, वो तय होगा सरकार के कॉल लेने से, और सरकार को कॉल लेना है जिसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तो अब आपने भाषण दे लिया हो तो उनसे सब जवाब ले लें फिर इस बात का, नहीं तो फिर भाषण ही देना तो फिर भाषण चलता रहे, छोड़ देते हैं उनको। जवाब ले लीजिए लेकिन जवाब मिलेगा नहीं आपको। अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि जवाब मिलेगा नहीं तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग क्यों कर रहे थे आप? फिर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग क्यों की थी? अगर आपको यह तय है कि जवाब मिलना नहीं है तो ऑल पार्टी मीटिंग की मांग क्यों की आप लोगों ने? ठीक है, एक सेकंड जवाब सुनते हैं। अभी डिबेट संबित पात्रा जी, देखिए एक सेकंड, ऑल पार्टी के बाद भी तो फिर यही होगा ना कि आके कहेंगे कि नहीं हमने तो पूछा तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। संबित पात्रा जवाब दीजिए। बिंदु है जो उन्होंने उठाए हैं महत्वपूर्ण है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, अभी मैं इसको रिफ्लेक्ट करता। इन्होंने कहा, रोहित भाई ने पूछा कि जवाब ले लीजिए, नहीं जवाब लेके क्या होगा, जवाब तो देंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी निकल के यही बोलने वाले हैं। देखिए अगर इन्होंने मन में तय ही कर लिया है कि वी वांट टू हेट मोदी, हमें मोदी से घृणा करना है, मोदी को गाली देना है, आपको क्या लगता है ये चाइना से घृणा करके गाली दे रहे हैं? ये सब मोदी के मारे हैं। मोदी खराब है, मोदी को कैसे हटाना है, अपने जवाब है का लॉन्च पैड कैसे तैयार करना। अरे मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ये सारे लोगों को देखो बीच में बोलना शुरू कर देंगे। अब मैं भी देखो, मैं भी अपना लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके सबके बीच में बोलूंगा, फिर देखना डिबेट कैसे होता है। तकलीफ इस बात की होती है राष्ट्र और व्यक्ति में अंतर होता है। भाषा देखिए, राष्ट्र और व्यक्ति में अंतर होता है। राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फर्क कितना है? राष्ट्र की बात कीजिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, व्यक्ति की महिमा मत बोलिए यहाँ पे। प्लीज इनके फेडर को डाउन करिए। मैं कैसे बोलूं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। जब चिताओं में अग्नि लग रही हो मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो, अब व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अपना जवाब दीजिएगा, अपना जवाब बारी बारी से दीजिएगा। राघव जी भी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से संबित जी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है कि जहां तक भारत की प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल व्यस्त ना हो ये हमारे जो साथी बैठे हुए हैं। ये मोदी जी का हिंदुस्तान नूतन हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है। क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, वो सब भी देखा था। विश्वास नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने। आज भी जो इनके दलवई है, एमपी है, ये सबूत मांग रहे हैं कि चाइनीज मरे हैं कि नहीं मरे। आज इनके एक बहुत बड़े नेता का वीडियो वायरल आया है कि हम चाहते हैं कि करगिल जो है वो पाकिस्तान चले जाए और लेह लद्दाख को चाइना ऑक्यूपाई कर ले। और एमओयू साइन किया था माँ बेटे ने जाके शी जिनपिंग के साथ। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कि कुछ लोग तो घर के अंदर ही चाइनीज प्रोडक्ट बैठे हुए हैं, घर के अंदर भी चाइनीज प्रोडक्ट बैठे हुए हैं। और इसमें चाइना बहुत माहिर है, याद रखिए अंजना जी, इसमें चाइना बहुत माहिर है। ये दिखते भारतीय है मगर अंदर से इनकी आत्मा चाइनीज होती है, चाइनीज आत्मा। ये तो मुझे तो शक गांधी परिवार पे होता है। वैसे तो गांधी परिवार के तो मुझे पता नहीं, आधे तो कहीं इटली से हैं, रशिया से हैं, और बाकी चाइनीज आत्मा है इनकी, चाइनीज आत्मा। देखिए मैं बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है, सरकार ने एक नियम बनाया। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए सबकी प्लीज। इस तरह की मतलब बेवजह की बातों के लिए आज वक्त नहीं होना चाहिए। चीन का सामना इस वक्त भी सेना वहां पर कर रही है, तैयार कर रही है अपनी रणनीति, और देखिए गंभीरता जो हमारे बीच है। चीनी सामान, ये सामान, वो सामान। राघव चड्ढा, अगर भारत सरकार ने ये तय किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम तमाम पार्टियों को बुला रहे हैं, ऐसी पार्टियों को एक क्राइटेरिया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कितनी सारी पार्टियां देश में हैं। एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया, लेकिन आपके पास ये मंच भी है, अपनी तमाम बातें आप रख रहे हैं देश के सामने। कौन सी सबसे बड़ी चिंता, क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में बात कर लिया आपकी जो नाराजगी थी, सबसे बड़ी चिंता आपको दिखाई देती है इस गलवान घाटी की खूनी झड़प में? मैं जवाब देता हूं। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक प्रवक्ता होते हुए और एक भारतीय होते हुए बड़ा दुख होता है कि आज ऐसे समय जब पूरे देश को एकजुट होकर
चीनी सेना को जवाब देने की तैयारी में मग्न होना चाहिए, उस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा देश आज आक्रोश की आग में जल रहा है, उस समय प्रतिशोध की आग में जल रहा है। उस समय यदि हम लोग एक दूसरे से बहस करें और शोज पे लड़ाई करें, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और मैं तो इस बात को 5 मिनट के लिए दरकिनार कर देता हूं कि हमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं बुलाया। इन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उसमें 4 पार्टियां नहीं आती, उसमें हमारी पार्टी भी एक है। इन्होंने उचित समझा, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जो सवाल हैं अंजना जी, जिन सवालों का आप जिक्र कर रही हैं, गलवाल वैली से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो केवल एक बंद मीटिंग में ही पूछे जा सकते हैं, और कुछ चिंताएं ऐसी हैं जो एक भारतीय होने के सामने मैं आपके मंच पे रख सकता हूं। जो चिंताएं हम सबके मन में है वो ये है कि क्या चीनी सेना हमारी सरहद पार करके हमारे भारत माता के इलाके में आ गई है? कितना हिस्सा भारत का ऐसा है जो उनके कब्जे में है? कितने जवान हमारे शहीद हुए? हमारा आगे की रणनीति क्या है? हम कैसे चीनी सेना को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे? ये सारे सवाल मुझे लगता है हर भारतीय के मन में है, और ये सवाल कोई राजनीति से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति नहीं पूछ रहा है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। बाद में हम आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, भाजपा के बने हैं तो सब भारत माता के बच्चे, तो सब आज अपनी माँ के बच्चे होने के नाते ये जवाब जाते हैं। टॉपिक अच्छा सवाल पूछा है, जवाब जानने का अधिकार है। इन्होंने कहा ये जानना चाहते हैं कि कितनी जमीन हड़प ली गई है इंडिया की। मैं आपको कहता हूं 1 भी इंच जमीन हिंदुस्तान की हड़पी नहीं गई है। जो कि अक्षय चिन्ह हड़पी गई थी वो तो हमारा ही है, मगर जो LAC उसके बाद चला जा रहा है, उसके बाद से कोई भी जमीन नहीं हड़पी गई है। नंबर 1, आपने कहा आप जानना चाहते हैं कितने हिंदुस्तानी शहीद हुए। 20 हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, और चाइना की जो बदतमीज PLA आर्मी है, जिसको मैं आर्मी नहीं मानता हूं, लश्कर मानता हूं, उसके 40 से अधिक लोगों को मार डाला है, उनको खत्म कर दिया है। तीसरा, आपने कहा कि आपको हमने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। देखिए राघव भाई, आपको अगर कुछ भी सवाल है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। आपके पार्लियामेंटेरियन संजय भाई दे सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। मैं आपसे यह भी कहूंगा, प्लीज अभी दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है, आप कोरोना से लड़िए। आप क्राइटेरिया अभी नहीं करते हैं। हम चाइना से बिल्कुल हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, आपकी भी सुझाव को लेंगे। आप लोग हमें अपना हिस्सा ही नहीं मानते हैं। आप दिल्ली वालों को भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या संबित जी? क्यों नहीं मानते हैं? क्या दिल्ली वाले भारत का हिस्सा नहीं है? तो हम क्या हम दिल्ली वालों की, क्या ये दिल्ली वाले इसी प्रकार का कल को आप क्राइटेरिया बनाएंगे कि वो पार्टी का अध्यक्ष जिसके पास लाल रंग का कुर्ता नहीं है वो नहीं आ सकता?